हाय हेलो एवरीवन। आवाज़ फाइनेंशियल इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हाउसिंग फाइनेंस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी आती है। हमने होम फर्स्ट फाइनेंस को कवर किया है सेकंड क्वार्टर के अंदर, थर्ड क्वार्टर के अंदर। काफ़ी हद तक उसी से मिलता जुलता बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर ये कंपनी आती है, बट एक जो डिफरेंस है होम फर्स्ट फाइनेंस और आवाज़ फाइनेंशियल में, वो ये है कि होम फर्स्ट फाइनेंस जो है वो ऑलमोस्ट 90% होम लोन देती है। मेन प्रोडक्ट उनका वही है। उसके अलावा आई थिंक 4-5% उनका जो है वो शॉप लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वगैरह देती है। 10% के आसपास का उसका एलोकेशन है। बट मेन जो है उनका वो होम लोन है। आवास की अगर हम बात करें तो आवास का 70% के आसपास जो मेन प्रोडक्ट है वो होम लोन है, यानी 70% वो कंपनी होम लोन देती है। बट 30% ये कंपनी जो है वो एसएमई लोन्स भी देती है, यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं इनको भी वर्किंग कैपिटल वगैरह के लोन ऑफर करती है आवास फाइनेंशियल। तो ये एक बड़ा डिफरेंस कह सकते हैं हम बिटवीन होम फर्स्ट एंड आवास फाइनेंशियल। आवास फाइनेंशियल का थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है जो अदर प्रोडक्ट है एसएमई लोन उसके अंदर। विजा विज होम फर्स्ट मैनेजमेंट भी यही कहती है, एंड उस कंपनी को भी अगर आप ट्रैक करोगे तो उनका वो दिखता भी है कि उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो होम लोन ही है और कंपनी उसी पे मेनली फोकस कर रही है। सो ये एक डिफरेंस है। बाकी आवास फाइनेंशियल ये कंपनी 2010 में स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। सो इनके जो प्रोमोटर हैं, जो फाउंडर हैं जिन्होंने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, वो इससे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो मैनेजमेंट है उसके साथ में काम करते थे जब एयू बैंक नहीं बना था। सो एचडीएफसी बैंक के लिए वो होम लोन वगैरह के प्रोडक्ट्स की डिसबर्समेंट करते थे, उसके उसके लोन प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते थे। देन 2010 में इन्होंने आवास फाइनेंशियल को स्टार्ट किया, और इसका जो इनिशियल ईयर्स अगर हम देखें स्पेशली फ्रॉम 2013 टू 2020, तो ये जो 7-8 साल का पीरियड था आवास फाइनेंशियल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा था। इनका जो लोन बुक है वो ऑलमोस्ट 43 टाइम्स ग्रो हुआ था इस 7-8 साल के पीरियड में। बट इसमें ट्विस्ट वही है कि लास्ट का अगर आप 3-4 साल का पीरियड देखोगे आवास फाइनेंशियल का, वो बहुत ही खराब रहा है। ग्रोथ रेट में इस कंपनी के कंसिस्टेंटली डिक्लाइन आया है, कंसिस्टेंटली फॉल आया है। जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि 2013 से 2020 तक 43 टाइम की ग्रोथ आई इनके लोन बुक में। बट लास्ट 4 साल के अंदर इनका जो लोन बुक है वो हार्डली डबल हो पाया है। अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक का साइज है इनका करंटली। सो ऐसा भी नहीं है कि लोन बुक का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो हम एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या जितने भी बड़े फाइनेंशियल्स हैं उनका हम देखते हैं कि उनका तो साइज बहुत बढ़ गया है, इसीलिए उनका उनके लिए बहुत हेल्दी रेट से ग्रो कर पाना पॉसिबल नहीं है। उनका ग्रोथ रेट यही रहेगा 14-15%। बट आवाज़ की जब हम बात करते हैं तो आई थिंक ये 2020 तक ये कंपनी जो है वो बहुत ईजिली 30% के आसपास की रेट से अपने लोन बुक को ग्रो करती थी। एंड दैट वाज द टाइम, अगर आप उसके स्टॉक को भी देखोगे तो स्टॉक का जो हाई है वो आई थिंक 3200 के आसपास है। 2021 में इसने अपना ये नया हाई अचीव किया था। 3200 के आसपास का स्टॉक था। प्राइस टू बुक बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन पे ये स्टॉक ट्रेड करता था। अराउंड 9-10 के आसपास का प्राइस टू बुक होता था इसका। जो बजाज फाइनेंस का भी हम बहुत रेयरली देखते हैं, बिकॉज बजाज फाइनेंस का भी एवरेज यही रहता है, 7-8 के आसपास का प्राइस टू बुक रहता है। तो आवास का प्राइस टू बुक जो है वो उस टाइम पे 9-10 के आसपास था। रीजन क्या था? रीजन वही सिंपल कि कंपनी की करंट परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रांग थी, पास्ट का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक्सेलेंट था, और इस इंडस्ट्री की जो ग्रोथ आउटलुक है वो ऑब्वियसली हमने होम फर्स्ट के केस में भी डिस्कस किया है। एंड इनहेरेंटली अगर आप देखोगे तो अंडर पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है होम लोन में। मॉर्गेज टू जीडीपी इंडिया का सिर्फ 11% है, जिसको हम अदर डेवलप नेशन से कंपेयर करते हैं तो उसमें 4 to 5 टाइम का गैप है। सो ऑब्वियसली इंडिया में जो होम लोन सेक्टर है इसमें ग्रोथ का पॉसिबिलिटी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। उसमें भी अफोर्डेबल हाउसिंग जो स्मॉल टिकट साइज लोन होते हैं 5, 10, 20, 25 लाख के, उसमें और ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। ग्रोथ आउटलुक वहाँ पे 10, 15, 20 साल के लिए काफ़ी स्ट्रांग है। सो ये रीजंस थे जिसकी वजह से आवास को इतना स्ट्रांग प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता था। बट पिछले 2-3 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो, और एक और चीज़ हुई है साथ में कि मार्केट में ऑप्शंस बढ़ गए हैं। बिकॉज उस टाइम पे क्या था कि आवास लिस्टिंग स्पेस में इकलौता होम अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी थी, कोई और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे प्राइवेट स्पेस में। ऑफ कोर्स कैनफिन होम्स वगैरह लिस्टेड हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस वी ऑल नो पीएसयूज हैं, सो उनकी परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, ख़राब परफॉर्मेंस ज़्यादा रहती है उनकी। बट लास्ट 3-4 साल में अगर आप देखो तो ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं। होम फर्स्ट फाइनेंस लिस्ट हुआ, देन एप्टस वैल्यू लिस्ट हुआ, तो ये दो कंपनी भी प्राइवेट स्पेस में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के अंदर है। एंड इनके लिस्ट होने के साथ
आवाज़ की खुद की परफॉर्मेंस डिक्लाइन हुई, जिससे मार्केट ने बहुत ज़्यादा नेगेटिवली रिएक्शन दिया इस स्टॉक को। एंड 3200 के लेवल से स्टॉक ऑलमोस्ट 50% 60% के आसपास करेक्ट हुआ है। अभी करंटली अगर आप देखोगे तो 13-1400 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता है, और इसका प्राइस टू बुक जो एक टाइम 9-10 के आसपास होता था, करंटली वो 3 के आसपास का इनका प्राइस टू बुक है। सो इतना नेगेटिव रिएक्शन मिला है इस स्टॉक को, बिकॉज ऑब्वियसली कंपनी की परफॉर्मेंस में सडनली बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, और वो डिक्लाइन कंसिस्टेंट रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी 2-3 क्वार्टर में आप देखो कि एक काइंड ऑफ बाउंस बैक या एक काइंड ऑफ बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है कंपनी ने। वो जो फॉल है इस कंपनी की परफॉर्मेंस में, वो कंसिस्टेंट रहा है पिछले 2-3 साल से। AUM ग्रोथ इनका जो 30% पे होता था, वो करंटली अगर आप देखोगे तो यही 20-22-23% के आसपास है। इस क्वार्टर में भी जो रिजल्ट आया इनका, उसमें इनका लोन बुक जो है वो 23% रहा है। मैनेजमेंट की भी गाइडेंस यही है कि 20-25% के आसपास का हम ग्रोथ रेट टारगेट कर रहे हैं। यानी मैनेजमेंट भी ये नहीं कह रहा कि हम दोबारा से 25-30% की ग्रोथ पे जाएंगे। सो ये चीज़ मार्केट को ऑब्वियसली नेगेटिव लगती है, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस में जो आप 30% पे थे वो आप 20-22% पे आ गए, तो उस पर आपको नेगेटिव रिएक्शन तो मार्केट ऑब्वियसली देगा आपके स्टॉक को। साथ में इनके मार्जिन्स भी अगर आप देखोगे तो आई थिंक कुछ क्वार्टर्स पहले ही इस कंपनी के जो मार्जिन है वो 8.5% के आसपास थे। इस टाइम पे वो 8% से भी नीचे हो गए हैं। 7.94% का इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। सो मार्जिन भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। एसेट क्वालिटी भी आवाज़ फाइनेंशियल की काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है धीरे धीरे। जो इनका ग्रॉस NPA का नंबर है वो 1.09% हो गया है इस क्वार्टर में बढ़ करके। मार्च के लेवल से अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक 0.85% था। सो काफ़ी ज़्यादा बड़ा राइज आया इनके ग्रॉस NPA के नंबर में। यानी कि आपकी एसेट क्वालिटी ख़राब हो रही है, आपके मार्जिन्स कम हो रहे हैं, ग्रोथ रेट आपका लगातार 2-3 साल से कम हो रहा है। उस पे अगर आप इस कंपनी का प्रॉफिट नंबर देखोगे, पैट ग्रोथ जो होता है वो भी अगर हम देखें तो इस कंपनी का पैट ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। 8-9-10% के आसपास के प्रॉफिट ग्रोथ नंबर्स आते हैं इस कंपनी के। सो ऑब्वियसली अगर मार्केट आपको प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है, 9 या 10 की प्राइस टू बुक दे रहा है, तो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में आप इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दोगे, तभी आप उस हाई वैल्यूएशन को जस्टिफाई कर पाओगे। सपोज बजाज फाइनेंस को जो आज NBFC जो लार्ज NBFC है, उसमें सबसे प्रीमियम वैल्यूएशन में आज बजाज फाइनेंस ट्रेड होता है। ऑलमोस्ट 7 के आसपास का प्राइस टू बुक है उसका। नाउ सपोज कि अगर बजाज फाइनेंस अपने जो पैट ग्रोथ है वो 15-10% के आसपास रिपोर्ट करना शुरू कर दे, और AUM ग्रोथ जो उसकी 25% के आसपास रहती है वो अगर 15-20% के आसपास आ जाए, सो वहाँ पे मार्केट उस स्टॉक के साथ भी ऐसा ही नेगेटिव रिएक्शन देगा। उसका स्टॉक भी आप देखोगे कि 40-30% से करेक्ट हो सकता है, बिकॉज आपको प्रीमियम वैल्यूएशन देता ही मार्केट इसी बेसिस पे है कि फ्यूचर में आपका बिजनेस जो है वो और स्ट्रॉन्ग अर्निंग ग्रोथ देगा। आपका सेल्स बढ़ेगी, आपके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, कस्टमर बढ़ेगा, ज्योग्राफी बढ़ेगी, पैट बढ़ेगा। बट अगर इन सारी चीज़ों में डिक्लाइन आएगा तो वो वैल्यूएशन जो जो आपको इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन मिल रही है उसमें डी रेटिंग होगी, जो हमने आवाज़ के केस में देखा। 10 का प्राइस टू बुक सीधे 3 पे आ गया, यानी 3 गुना इनका जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो 3 गुना कम हुआ है पिछले सिर्फ 2-3 साल के अंदर। देन इनका अगर हम क्रेडिट कॉस्ट नंबर देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है, बिकॉज ऑब्वियसली आपके NPA के नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। सो आवाज़ का जब आप क्रेडिट कॉस्ट नंबर देखते हो तो ऑलमोस्ट 120% से इनका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ये सारी चीज़ें हैं, रिजल्ट ख़राब है ही इनका ऑब्वियसली। लोन बुक की ग्रोथ अच्छी नहीं है, मार्जिन्स कम हो रहे हैं, NPA आपके बढ़ रहे हैं, आपका जो पैट ग्रोथ है वो 8-10% के आसपास है, बहुत ख़राब नंबर है। सो वही चीज़ें चल रही है इस कंपनी के साथ में। देन ROA और ROE एक फाइनेंशियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ये। ROA अगर आप आवाज़ का देखो तो एक टाइम पे 4% के आसपास होता था, ये अभी 3.2% हो गया है। ROE बहुत ख़राब है, 15-16% होता था, अभी करेंटली 13% के आसपास चल रहा है। सो आई मीन ऐसा कुछ ल्यूक्रेटिव नहीं है इस कंपनी में जो एज ए इन्वेस्टर हमें अट्रैक्ट करे, बिकॉज वी ऑल नो अगर इस नंबर को ट्रैक किया जाए तो जो कंसिस्टेंट डिक्लाइन है वो होता ही जा रहा है, वो ट्रेंड कंटिन्यू है। कुछ खास इंप्रूवमेंट दिख नहीं रही है कंपनी के परफॉर्मेंस में। एंड करेंटली अगर मुझे एज ए इन्वेस्टर अगर मुझे इस पूरे सेगमेंट में अगर चूज़ करना ही हो किसी कंपनी को, सो आई फील होम फर्स्ट फाइनेंस जो है वो बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू आवाज़, बिकॉज वहाँ पे AUM ग्रोथ भी 30% है,
मैनेजमेंट का गाइडेंस भी है वहाँ पे कि अगले 2-3 साल के लिए वो 30% का AUM ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं। उसका अगर हम पैट ग्रोथ देखें तो उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। 30% का उनका AUM ग्रोथ है और जो पैट ग्रोथ है वो उनका 32-33% के आसपास आ रहा है। सो थोड़ा थोड़ा उस कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ROE का नंबर अगर आप होम फर्स्ट का देखोगे तो 12% से 15.5% के आसपास है। तो धीरे धीरे वो 16% तक इम्प्रूव होने का टारगेट है उनका। एंड देन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है FY25, उसमें मैनेजमेंट का टारगेट है कि 16% के ROE को धीरे धीरे वो और इम्प्रूव करेंगे। सो वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है। एसेट क्वालिटी का भी कोई एज सच बहुत बड़ा इशू नहीं है। ग्रोथ अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है, ROE का नंबर अच्छा है। सो वहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेटर लग रही है कंपेयर टू आवास फाइनेंशियल। अब आप यहाँ पे ये एक रैशनल ला सकते हो कि होम फर्स्ट का जो स्टॉक का वैल्यूएशन है वो 4 से भी ज़्यादा है। आवास का स्टॉक का वैल्यूएशन प्राइस टू बुक जो है वो 3 के आसपास है, तो आवास सस्ता है, होम फर्स्ट महंगा है। बट इस तरीके का रैशनल चलता नहीं है मार्केट में, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मार्केट अगर एक बिजनेस की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उस स्टॉक को वो 4 क्या 10 का प्राइस टू बुक भी दे सकता है, जो उसने आवास को दिया था एक टाइम पे। लेकिन अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस खराब है तो वो 10 का प्राइस टू बुक वापस 3 पे भी आ सकता है। सो वही सेम चीज़ है। अगेन आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप होम फर्स्ट खरीद लो, आवास बेच लो, बट वी आर जस्ट डिस्कसिंग अ थीसिस कि किस तरीके से मार्केट में चीज़ें चलती है और उसको कैसे हमें समझना चाहिए। बिकॉज ऐसे तो हम अपना जो वेल्थ है वो डिस्ट्रक्ट कर देंगे इन सारी चीज़ों में पढ़ के कि ये स्टॉक का वैल्यूएशन सस्ता है महंगा है। अल्टीमेटली देखना तो आपको परफॉर्मेंस है कि परफॉर्म कौन सा बिजनेस ज़्यादा अच्छा कर रहा है, आउटलुक अगले 2-3 साल के लिए किस बिजनेस का आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो ज़्यादा फोकस आपको उन्हीं चीज़ों पे करना है। बाकी आई मीन आवाज़ का अगर आप देखो, एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इनका इनका AUM ग्रोथ जो सेल्स ग्रोथ है वो तो कम हुआ ही है पिछले 2-3 साल में। उस पे पैट ग्रोथ भी इनका बहुत कम हो गया है। जैसे हमने एंजल वन का केस डिस्कस किया था, कल्याण का डिस्कस किया था, और भी बिजनेसेस का डिस्कस किया है कि उनका 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 पैट ग्रोथ जो है वो सेल्स ग्रोथ से कम है, यानी उन बिजनेसेस को भी ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है। बट उनके साथ में क्या है कि वो बिजनेसेस आपको क्लियरली कह रहे हैं कि हम मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, हम नई टेरिटरी में एक्सपैंड कर रहे हैं, नए कस्टमर्स को ऐड कर रहे हैं, मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहे हैं, अपना जो एक्सपेंसेस हैं उसको बढ़ा रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर जो है वो अपनी तरफ कर पाएँ। वहाँ पे हमारे ये सारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं जिसकी वजह से हमारा पैट ग्रोथ जो है वो कम हो रहा है, पर सेल्स ग्रोथ हमारा हाई है। जैसे एंजल वन का आप देखो तो 40% का सेल्स ग्रोथ है, कल्याण का देखो तो 34% का सेल्स ग्रोथ है, इंडिया बिजनेस में उनको 40% का सेल्स ग्रोथ है। सो वहाँ एटलीस्ट ये चीज़ें दिखती है कि ठीक है बिजनेस का पैट ग्रोथ कम है कंपेयर टू सेल्स ग्रोथ, यानी कि ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं है, बट एटलीस्ट वो बिजनेस एक हाई पेस ऑफ ग्रोथ पे कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन आवाज़ के साथ ऐसा नहीं है। आवाज़ का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी कम हो रहा है एंड पैट ग्रोथ तो हो ही रहा है, बिल्कुल ये 10% के आसपास है। सो कुछ ऐसा इंसेंटिव बिल्कुल भी नहीं दिखता आवाज़ फाइनेंशियल बिजनेस के साथ में जो एज ए इन्वेस्टर हमें अट्रैक्ट करे उस बिजनेस की तरफ। सो आई मीन अभी भी अंडर पेनेट्रेशन तो है ही पूरी इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का अगर आप देखें तो अगला 10-15-20 साल बहुत स्ट्रांग रहेगा पूरी की पूरी हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए। बट आवास एज ए बिजनेस इस परफॉर्मेंस के साथ में ऑब्वियसली बहुत ही खराब बिजनेस लग रहा है अभी। लेट्स सी आगे कौन कॉल में मैनेजमेंट अगर कुछ अच्छा आउटलुक देती है तो ऑब्वियसली उस पर डिस्कस करेंगे क्या आगे आउटलुक रह सकता है इस कंपनी के बारे में। बट एज ऑफ नाउ रिजल्ट के बेसिस पे तो बहुत ही ख़राब ये बिजनेस अभी करंटली लग रहा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था आवास के ऊपर। डू लेट मी नो ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।